हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है इट फॉलोज़। ये मूवी 2014 में आई थी जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और इसके डायरेक्टर हैं डेविड रॉबर्ट मिचेल। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की हर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी डरी हुई थी, जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो बार बार घर के अंदर बाहर कर रही थी और उस लड़की का नाम था एनी। जैसे ही वो अपने घर के अंदर वापस जाती है तो उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। और कुछ टाइम बीतने के बाद वो फिर से घर से बाहर आती है और अपनी कार में बैठकर एक बीच पर पहुंच जाती है, जहां से वो अपने घर पर कॉल करके अपने मम्मी पापा से कहती है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एनी की लाश उसी बीच पर पड़ी होती है जिसे बेरहमी से किसी ने मार दिया था। शायद ये वही चीज़ थी जो कि एनी के पीछे पड़ी हुई थी। और अब हमें नेक्स्ट सीन में जे और कैली को दिखाया जाता है जो कि बहनें थी। जे स्विमिंग कर रही थी और केली पूल के पास ही थी और जे से पूछती है उस लड़के के बारे में जिसे जे अभी डेट कर रही थी। तभी जे उसे बताती है कि आज रात वो मूवी डेट पर उसके साथ जाने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जे अपने दो दोस्तों के साथ होती है जिनका नाम होता है पॉल और यारा। अब जे डेट के लिए रेडी हो जाती है और अपने न्यू BF ह्यू से सिनेमा हॉल में मिलती है, जहां पर ह्यू को एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो लड़की जे नहीं देख पा रही थी, जिस बात से ह्यू डर जाता है और वहां से जे के साथ बाहर आ जाता है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बाहर कोई खड़ा था और वो ह्यू की तरफ ही देखे जा रहा था और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट डे केली जे से पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही। तब जे कहती है कि कुछ खास नहीं थी क्योंकि वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। अब जे और ह्यू फिर से मिलते हैं जहां पर ह्यू जे को किस करता है और कार में दोनों मेकआउट करते हैं। मेकआउट के बाद ह्यू जे को बेहोश कर देता है और जब जे को होश आता है तो वो एक अनजान जगह पर थी जहां पर ह्यू ने उसे बांध रखा था। तब ह्यू जे से कन्फेस करता है कि उसके पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई थी जो कि उसे मारना चाहती थी। और ये सब तब से हो रहा है जब वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और ज़िंदा रहने के लिए ही उसने जे के साथ सेक्स किया है। और वो कहता है कि मेरा कर्ज तुम्हें ट्रांसफ़र हो चुका है, अब वो एंटिटी तुम्हारे पीछे पड़ेगी और अगर तुम मर गई तो फिर से वो एंटिटी मेरे पीछे पड़ जाएगी क्योंकि मेरा कर्ज वापस मेरे ऊपर आ जाएगा। और अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हें भी किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। अब ह्यू जे से कहता है कि वो एंटिटी इसी तरफ आ रही है, लेकिन इस बार उस एंटिटी को जे भी देख सकती थी और उस एंटिटी ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। जे उस एंटिटी को देख पा रही थी, इसका मतलब यही था कि उसका कर्ज ट्रांसफ़र हो चुका है। ह्यू जे से कहता है कि ये एंटिटी स्लो ज़रूर है लेकिन डम बिल्कुल भी नहीं है और वो उससे कहता है कि तुम ध्यान रखना। अब ह्यू जे को कार में बिठाकर जे के घर के बाहर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जे के फ्रेंड्स और सिस्टर वहाँ पर आते हैं और पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन जे डेट करने से पहले उस लड़के से टाउन में कभी नहीं मिली थी, इसलिए पुलिस भी उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पाती। जे अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी और एक दिन वो वॉशरूम में थी। तभी वॉशरूम की विंडो पर किसी ने बॉल फेंकी तो वो देखने लगती है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और हमें दिखाया जाता है कि रेड ड्रेस में कोई उस पर नज़र रख रहा था। कुछ वक्त बीतता है और जे फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती है। कॉलेज में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि उसी की तरफ बढ़ रही थी। तब जे सोचती है कि ये वही एंटिटी है जो कि उसे मारना चाहती है, जिसके बारे में ह्यू ने उसे बताया था। जे डर के मारे क्लास को छोड़ देती है और जाकर पॉल और कैली से मिलती है। उन्हें सारी बातें बताती है कि उसके पीछे कोई एंटिटी पड़ी हुई है जो कि उसे मारना चाहती है और ये सब तब से हो रहा है जब से उसने ह्यू के साथ सेक्स किया है।
वो उन्हें सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों पर वो दोनों यकीन नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ जे का वहम है। लेकिन जे की तसल्ली के लिए पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ, जिसके लिए जे मान जाती है। लेकिन रात में जे को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसलिए वो जब नीचे आती है तो देखती है कि पॉल टीवी देख रहा है। पॉल और जे बचपन के दोस्त थे और उनके बीच फर्स्ट किस हुई थी। तभी जे को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब पॉल चेक करता है तो बाहर कोई भी नहीं था। वो कहता है कि शायद किसी ने विंडो का कांच तोड़ दिया है। तभी जे किचन में जाती है और उसे वहाँ पर वही एंटिटी दिखाई देती है जो कि उसे मारना चाहती थी। वो एंटिटी देखने में बेहद घिनौनी थी और वो पी कर रही थी। जैसे ही वो जे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जे डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और एक रूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। जे की आवाज़ सुनकर पॉल और यारा भी उस रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जे उन्हें बताती है कि किचन में कोई था जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद उन्हें देखा है। वो दोनों उसे समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तभी उस रूम में एक लंबा सा आदमी एंटर करता है जो कि सिर्फ जे को दिखाई दे रहा था। दरअसल ये वही एंटिटी थी जो कि जे को मारना चाहती थी और नया रूप लेकर आई थी। जैसे ही वो आदमी जे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो जे वहाँ से भागकर एक पार्क में पहुँच जाती है। तभी वो समझ जाती है कि ह्यू सच बोल रहा था। वो एंटिटी उसके पीछे पड़ी हुई है और अगर उसे उससे बचना है तो उस एंटिटी से भागते रहना होगा। तभी उस पार्क में जे के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उसका एक नेबर भी आ जाता है जिसका नाम था ग्रेग। वो पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी जे उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है और जे कहती है कि ये सब सिर्फ ह्यू की वजह से हुआ है, उसी की वजह से इस प्रॉब्लम में वो फंसी है। इसलिए वो सभी लोग मिलकर अब ग्रेग की कार में ह्यू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जे को जो एड्रेस पता था ह्यू का, वो उस एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरा मकान खाली पड़ा हुआ था। मतलब जे को जितनी भी आइडेंटिटी, एड्रेस, जो कुछ भी ह्यू ने बताया था वो सब कुछ फेक था। उसने सिर्फ यूज़ किया था जे का अपना कर्ज ट्रांसफ़र करने के लिए और यही उसका मकसद था। वो लोग पूरी तरह से उस जगह की तलाशी लेते हैं जहाँ पर उन्हें एक फ़ोटो मिलती है और उस फ़ोटो की मदद से उन्हें उसके स्कूल के बारे में पता चल जाता है। जब वो लोग ह्यू के स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें ह्यू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उन्हें ये भी पता चलता है कि उसका असली नाम ह्यू नहीं बल्कि ज़ेफ है। और जब वो ज़ेफ के घर जाते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं, तब ज़ेफ कन्फ्रंट करता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जे के साथ इंटीमेट होना चाहता था ताकि वो अपना कर्ज उसको ट्रांसफ़र कर सके, इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। ज़ेफ उन्हें बताता है कि वो एंटिटी अपना रूप भी बदल सकती है, मतलब वो किसी भी रूप में उसके सामने आ सकती है। और वो कहता है कि अगर तुम मर जाओगी तो वो एंटिटी वापस मेरे पीछे आ जाएगी, क्योंकि वो कर्ज भी मेरे ऊपर वापस आ जाएगा। और एंटिटी से बचाने के लिए जे के फ्रेंड्स जे को बीच लेकर जाते हैं, जहाँ पर ग्रेग उसे शूट करना भी सिखाता है। कुछ टाइम बाद वो एंटिटी भी वहाँ पर आ जाती है जो कि सिर्फ जे को दिखाई दे रही थी और कोई उसे नहीं देख सकता था। तभी जे के बाल वो पकड़ लेती है और उसके फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो एंटिटी उनको भी चोट पहुँचाती है। किसी तरह से वो सब एक बोट हाउस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जे एंटिटी को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटिटी को कुछ भी हार्म नहीं होता। उस एंटिटी को इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता था। तभी जे डोर को लॉक कर लेती है, लेकिन डोर अचानक से टूट जाता है और ग्रेग बाहर से कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन ग्रेग के बाद हमें वही एंटिटी दिखाई जाती है जो कि उसे मारना चाहती थी। वो एंटिटी बेहद डरावनी दिख रही थी, जिसे देखकर जे वहाँ से भागने लगती है और कार में अकेले ही निकल जाती है। जे के फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती और वो एंटिटी भी जे की तरफ ही आ रही थी। जे वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जे का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। तभी वहाँ पर ग्रेग आता है और उसका वहम दूर करना चाहता था कि कोई भी एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ उसका वहम है। इसलिए वो उसे समझाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जे के पीछे अब कोई भी एंटिटी नहीं आती और उसे कोई भी एंटिटी नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर भी जे डरी हुई रहती थी कि कोई उसे मार ना दे। जे के फ्रेंड्स अब ग्रेग को पूछते हैं कि क्या उसे कोई एंटिटी दिखाई दी।
तब ग्रेग कहता है कि अभी तक उसे कोई भी एंटिटी नहीं दिखाई दी। अब एक दिन रात में हम देखते हैं कि जे विंडो से बाहर झांक रही थी और वो देखती है कि ग्रेग अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो समझ जाती है कि वो ग्रेग नहीं बल्कि एंटिटी है जो कि ग्रेग को मारने के लिए जा रही है। तभी वो एंटिटी दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी वो ग्रेग के विंडो को तोड़ देती है और अंदर पहुंच जाती है। जे घबरा जाती है और ग्रेग के घर की तरफ भागती है और डोर खटखटाने लगती है, लेकिन कोई भी डोर नहीं खोलता तो वो भी विंडो से अंदर चली जाती है। तभी वो देखती है कि एंटिटी ने ग्रेग की माँ का रूप ले लिया है और वो उसके रूम का दरवाज़ा खटखटा रही है। तभी जे ग्रेग को बोलती है कि दरवाज़ा मत खोलना वरना तुम मारे जाओगे, लेकिन ग्रेग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो दरवाजे को खोल देता है और ग्रेग को वो एंटिटी जान से मार डालती है। अब हमें ये समझ में आ जाता है कि जे का कर्ज ट्रांसफ़र हुआ था ग्रेग में, लेकिन अब ग्रेग मर चुका है तो वापस से जे का कर्ज उसे ट्रांसफ़र हो चुका है और अब वो एंटिटी वापस जे के पीछे लग जाती है। नेक्स्ट डे हम जे को बीच पर देखते हैं जो कि बोट में कुछ लोगों को देख रही थी। वो सोच रही थी कि वो अपना कर्ज उन्हें ट्रांसफ़र कर देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। अब हम देखते हैं कि जे और पॉल एक साथ होते हैं क्योंकि पॉल जे को पसंद करता था, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था और वो जे से कहता है कि हम इस एंटिटी को जान से मार देंगे। और अब वो लोग स्कूल के पूल की तरफ पहुंचते हैं और उस पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा देते हैं ताकि जब वो एंटिटी जे के पीछे आएगी तो वो लोग उसे शॉक देकर जान से मार डालेंगे। अब हम देखते हैं कि जे पानी के अंदर उतर जाती है और सभी एंटिटी का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद एंटिटी वहां पर आती है, लेकिन वो पानी के अंदर ना जाकर बाहर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लगी थी उन्हें उठाकर जे की तरफ फेंक कर उसे मारने लगती है। तभी जे अपने फ्रेंड्स को एक जगह बताती है जहाँ पर एंटिटी खड़ी थी और उसकी बताई जगह पर वो लोग एक कपड़ा डाल देते हैं जिससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि एंटिटी कहाँ पर है। और पॉल उस एंटिटी के ऊपर शूट करता है और उसे मार देता है। तभी वो एंटिटी पानी में गिर जाती है, लेकिन वो पानी के अंदर जे का पैर पकड़ लेती है। तभी पॉल एक और शूट करता है एंटिटी के सर पर, जिससे कि वो एंटिटी जे का पैर छोड़ देती है और वो लोग जे को पानी से बाहर निकाल देते हैं। और जे जब पूल की तरफ वापस देखती है मुड़कर तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस वो पूल खून से भर चुका था। उनका ये सब प्लान फेल हो चुका था, इसलिए पॉल अब जे के साथ इंटीमेट होना चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, इसलिए वो दोनों मेकआउट करते हैं। और अब जे का कर्ज पॉल को ट्रांसफ़र हो चुका था। अब पॉल भी डर कर रहने लगा था, लेकिन उसे कोई भी एंटिटी नहीं दिखाई देती। एक दिन जे पॉल से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई एंटिटी दिखाई दी, तो इस पर वो मना कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे ही वो एंटिटी उनकी तरफ बढ़ रही थी और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब यहाँ से हम एनी की मौत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मौत भी इसी कर्ज की वजह से हुई होगी। जब वो किसी के साथ इंटीमेट हुई होगी तो उसे उसका कर्ज मिल गया होगा, जिसकी वजह से एनी की जान गई थी। और ये भी हो सकता है कि एनी के मरने के बाद ह्यू को ये कर्ज वापस ट्रांसफ़र हुआ हो। तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि सच्चाई क्या है? इस मूवी को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।